नमस्कार साथियों, एग्जाम एंड सक्सेस 0.22 चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। यह वीडियो आपको मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की। तो हम मध्य प्रदेश के इतिहास को प्रागैतिहासिक काल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसे हम प्री हिस्ट्री ऑफ एमपी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं। यह वह काल है जब मनुष्य ने पत्थरों के ही उपकरण औजार निर्मित किए। मतलब ये वह समय था जब सिर्फ मनुष्य क्या करता था, पत्थरों का ही औजार निर्मित करता था। वह जो है खाना बदोश जिंदगी जीता था, अर्थात वह सिर्फ उसे भोजन से मतलब था। वह भोजन के लिए इधर उधर घूमता रहता था। यद्यपि इस काल में पाषाण के साथ तांबे का भी उपयोग मनुष्य करना सीख गया था। इस काल में मनुष्य जो है आपका पत्थरों के साथ तांबे का जो प्रथम धातु मानी जाती है, तो तांबे का भी उपयोग करना सीख गया था। अब इस प्रकार जो प्रागैतिहासिक काल है उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं इस आधार पर। अब जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसको जब हम दो भागों में बांटते हैं तो पहला होता है पाषाण काल, दूसरा होता है ताम्रपाषाण काल। हमने इसमें जो हमारे औजार थे, मनुष्य के जो औजार थे, उनके उपयोग के आधार पर, चूंकि उस समय हम पाषाणों का उपयोग करते थे, पत्थरों का उपयोग करते थे और तांबे का उपयोग करते थे, इस तरह इसको हम दो भागों में बांट लेते, एक पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल। अब फिर जो आपका पाषाण काल है उसको हम फिर से तीन भागों में बांट लेते हैं। देखिए, जो पाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 40 लाख ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। 40 लाख ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसे हम क्या बोलते हैं, पाषाण काल के रूप में जानते हैं। अभी जो आपका पाषाण काल है इसको हम फिर से तीन भागों में बांटते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरा पाषाण काल की। तो पुरा पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड 4 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 40 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पूरा पाषाणकालीन सभ्यता का संबंध प्रातिनूतन काल यानी प्लाइस्टोसीन एज से है। ठीक है, प्रातिनूतन काल या इसको प्लाइस्टोसीन एज बोला जाता है। इस समय से पुरा पाषाण काल सभ्यता का संबंध है। मध्य प्रदेश में यहाँ लाखों वर्ष पूर्व समुद्र था। ऐसा माना जाता है कि जो जहाँ पर हम अभी आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ लाखों वर्ष पूर्व क्या हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। फिर प्रमुख लक्षण क्या थे उस समय के जो मनुष्य था या जो पुरा पाषाण काल था, उस समय जो जिंदगी थी वो कैसी थी, खाना बदोश थी। अर्थात मनुष्य सिर्फ खाने के लिए इधर उधर घूमता था। ठीक है, अग्नि का आविष्कार, जो अग्नि का आविष्कार है वो आपका पुरा पाषाण काल में ही हो गया था। ठीक है, पुरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। इसके अलावा आपका रॉक पेंटिंग, जो मनुष्य है वो रॉक पेंटिंग सीख गया था, मतलब पत्थरों पे पेंटिंग करना, चित्रकारी करना सीख गया था। इसके अलावा बड़े बड़े जो पाषाण होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उसके बड़े बड़े उपकरण बनाना सीख गया था। तो इसके प्रमुख लक्षण क्या है, खाना बदोश जिंदगी, अग्नि का आविष्कार, रॉक पेंटिंग मतलब पत्थरों पर कलाकारी करना, और बड़े बड़े पत्थरों के औजार उस समय जो मनुष्य है वो उपयोग करने लगा था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरा पाषाणकालीन स्थल। इनको आप ध्यान से देखिएगा, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। नदी घाटियाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं नदी घाटी। नर्मदा, चंबल, बेतवा, सुनार और सोन, ये ऐसी नदी घाटियाँ हैं जो पुरा पाषाणकालीन मानी जाती हैं। यहाँ से पुरा पाषाणकालीन सभ्यता के कई साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से आपकी नर्मदा प्रमुख है, फिर चंबल, इसके अलावा बेतवा, सुनार और सोन। नर्मदा, चंबल, बेतवा, सुनार और सोन, इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अन्य स्थल जो हैं, अन्य स्थलों में भीमबेटका, इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, आदमगढ़, पचमढ़ी, जावरा, रायसेन जिले के कुछ अन्य स्थल। ठीक है, तो इसमें प्रमुख रूप से आपका भीमबेटका है। ठीक है, भीमबेटका, इसके अलावा आदमगढ़,
पचमढ़ी, जाबरा और रायसेन, ये आपके प्रमुख स्थल हैं जो आपके पुरापाषाणकालीन स्थल हैं। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा शीश, हम बात करते हैं नर्मदा शीश। ये जो नर्मदा शीश है, हथनोरा, ये जो सीहोर जिला है वहाँ पे जो नर्मदा है उसका एक ये बोल सकते हैं किनारा है, नर्मदा के किनारे ही हथनोरा है। ठीक है, सीहोर में से एक मानव कंकाल का प्राप्त हुआ है, जिसका नाम जो है वो नर्मदा शीश किया गया है या नर्मदा मानव कहा जाता है। इस समय क्या है कि पूरा पाषाणकालीन जो मानव था उसका एक अवशेष मिला था, जिसका नाम जो है नर्मदा शीश या नर्मदा मानव रखा गया है। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए आगे देखते हैं। अरुण सोनकिया द्वारा प्राप्त इस जीवाश्म को भारत का सबसे प्राचीन उपलब्ध जीवाश्म माना जाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि जो नर्मदा घाटी में आपका नर्मदोशीस या फिर जो आपका नर्मदा मानव है उसका जो जीवाश्म प्राप्त हुआ है वह अब तक भारत में जो प्राप्त मनुष्य के साक्ष्य हैं उसमें ये सबसे प्राचीन जीवाश्म है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि भारत में मानव के सबसे प्राचीन जीवाश्म कहाँ प्राप्त हुए हैं तो उसका आपका जो आंसर होगा वो होगा क्या, आपका नर्मदा घाटी। ठीक है, और अगर नर्मदा घाटी में पूछता है कहाँ पर तो आप बताएंगे हथनोरा में। कहाँ पर? हथनोरा में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हथनोरा, सीहोर, नर्मदा घाटी। फिर अगर आपसे ये पूछता है कि इस जीवाश्म की खोज किसने की थी तो इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? अरुण सोनकिया के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा घाटी से स्तनधारी पशुओं के पर्याप्त जीवाश्म मिले हैं। जो नर्मदा घाटी है यहाँ से जो स्तनधारी पशु होते हैं जिसे मैमल्स बोलते हैं उसके काफ़ी जीवाश्म मिले हैं। डिकन्सोनिया, अब हम बात करेंगे डिकन्सोनिया क्या है। भीमबेटका के शैलाश्रमों में 550 मिलियन वर्ष पुराने डिकन्सोनिया जंतु के अवशेष फरवरी 2021 में मिले हैं और यह जंतु सबसे प्राचीन एकजात जंतु माना जाता है। देखिए एक और आपका इसको करंट अफेयर भी आप मान सकते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिकन्सोनिया ये एक बहुत प्राचीन जीव है। ठीक है, जिसका 2021 में जिसकी खोज हुई है आपकी भीमबेटका के शैलाश्रम में। ऐसा माना जाता है कि 550 वर्ष पुराना है ये जो डिकन्सोनिया जीव है। ये जो वहाँ पे जीवाश्म मिला है डिकन्सोनिया का वो लगभग 550 वर्ष पुराना है। ठीक है, और इसकी खोज 2021 में की गई है और ऐसा माना जाता है कि यह जंतु सबसे प्राचीन एकजात जंतुओं में से एक है या सबसे प्राचीन एकजात जंतु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भीमबेटका। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि भीमबेटका कहाँ है, और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जो भीमबेटका है वो कहाँ है? जिला रायसेन में। तो आपको याद रखना है कि जो भीमबेटका है वो कहाँ पर है? रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांकड़कर द्वारा 1958 में भीमबेटका शैलाश्रम और गुफाओं की खोज की गई। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं और यहाँ के जो शैलाश्रय हैं इनकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? बांकड़कर के द्वारा। ठीक है, बांकड़कर के द्वारा की गई। और कब की इन्होंने? 1958 में। तो इसकी खोज कब की गई? 1958 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई? बांकड़कर के द्वारा। ठीक है, जो आपका भीमबेटका है यह भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितना दूर है? भोपाल से 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका में ऊंचे ऊंचे पत्थरों के टीलों के मध्य लगभग 500 गुफाएं हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि जो भीमबेटका है यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं तो यहाँ पे जो गुफाओं की संख्या है वो कितनी है? 500 है। ठीक है, ये सारी जहाँ पर मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ सारी जो पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आपने क्या पढ़ा? जो भीमबेटका है इसकी खोज 1958 में की गई। किसके द्वारा की गई? बांकड़कर के द्वारा की गई। ठीक है, यह भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है तथा साथ ही यहाँ पर 500 गुफाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम देखते हैं, यह है भीमबेटका। आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब इसको यूट्यूब पर सर्च करके या गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पुरापाषाणकालीन औजारों की। जो पुरापाषाणकालीन औजार हैं
उनकी बात हम करेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ पुरापाषाणकालीन औजार। पुरापाषाणकालीन औजार क्वार्टजाइट से निर्मित बिना वेंत के औजार, चापर, चॉपिंग, पेबुल, विशेषकर हस्तकुठार, संस्कृत एवं हैंड एक्स संस्कृत से संबंधित औजार थे। ठीक है, देखिए इसमें क्वार्टजाइट से निर्मित थे। पहली बात अगर पूछता है कि जो पुरापाषाणकालीन औजार थे वो किससे निर्मित थे, तो आप क्या बताएंगे, क्वार्टजाइट से निर्मित थे। ठीक है, इसके अलावा जनरली ये बिना बेंत के होते थे, बेंत वाले नहीं होते थे। ठीक है, औजारों में चापर, चापिंग, ठीक है, पेबुल, विशेषकर हस्तकुठार, मतलब जिनका हम हाथ से उपयोग करते थे, ऐसे हस्तकुठार। इसके अलावा संस्कृत और हैंड एक्स संस्कृति से संबंधित औजार यहाँ पे मिले थे। तो ये थे आपके क्या, पुरापाषाणकालीन औजार। महादेव पिपरिया, ये जो महादेव पिपरिया स्थान है ये कहाँ पर है, जिला होशंगाबाद में। SD सांकलिया और सुपेरकर ने यहाँ से 860 से लगभग उपकरण प्राप्त किए। तो ये जो आपका महादेव पिपरिया है, यहाँ से ये जो है कहाँ पर, जिला होशंगाबाद में। ठीक है, यहाँ पर SD सांकलिया और सुपेरकर ने लगभग 680 के आसपास उपकरण इन्होंने यहाँ पे प्राप्त किए। ठीक है, 680 के आसपास जो उपकरण है वो यहाँ से उन्होंने प्राप्त किया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है आपका भेड़ाघाट। ये सारे स्थल जो है पुरापाषाणकालीन है। ठीक है, इनको याद करके रखिएगा। भेड़ाघाट, भेड़ाघाट कहाँ पर है, जबलपुर में। ये तो सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नर्मदा सरस्वती के संगम पर भेड़ाघाट से फ्लेक्स उपकरण जलधारा से घिसे हुए प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, फ्लेक्स उपकरण प्राप्त हुए हैं। फ्लेक्स उपकरण क्या होते हैं, जो जलधारा में घिसे हुए उपकरण होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्स उपकरण बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपका पुरापाषाणकालीन फ्लेक्स उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे, भेड़ाघाट, जबलपुर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतरा, अब ये जो भूतरा है ये कहाँ पर है, तो जो भूतरा है ये नरसिंहपुर के निकट नर्मदा घाटी में स्थित है। कहाँ पर, नर्मदा घाटी में, एक नर्मदा घाटी भूतरा। ठीक है, याद रखिएगा, नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन औजार यहाँ से मिले हैं। क्या बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो सबसे प्राचीन औजार हैं वो कहाँ से मिले हैं, आपके भूतरा, नरसिंहपुर से। ठीक है, भूतरा, नरसिंहपुर, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनार पानी, ये पनार पानी, पनार पानी स्थित मामा भांजा शैलाश्रय पचमढ़ी में 29 चित्र हैं। ये सबसे पहली बात तो पनार पानी जो मामा भांजा शैलाश्रय है, ये कहाँ पर है, मामा भांजा शैलाश्रय पचमढ़ी में। इसमें कितने चित्र हैं, 29 चित्र हैं। कितने, 29। मध्य चरण में चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे बेहतर पत्थरों के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। देखिए जो अच्छे पत्थर होते हैं उनमें कौन कौन होता है, चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट, ऐसे पत्थरों के भी जो उपकरण हैं वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अंतिम चरण में ब्लेड प्रधान उपकरण संस्कृति के ही साक्ष्य हैं। इसके बाद जो आपके मिले हुए हैं उसमें क्या थे, ब्लेड लाइक आपके उपकरण मिले हुए हैं। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल। अब हम पुरापाषाण काल की बातों को देख चुके हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, मध्य पाषाण काल की। तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 9,000 ईसा पूर्व के आसपास तक माना जाता है। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड है वो आपका किसका होता है, मध्य पाषाण काल का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके हम प्रमुख लक्षणों की अगर बात करें, इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, तो प्रमुख लक्षणों में पशुपालन, मतलब जब मध्य पाषाण काल आया तो चूंकि उसके पहले जो मनुष्य था वो खानाबदोश था, लेकिन अब वो क्या करने लगा था, पशुपालन करने लगा था। ठीक है, पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग, हमने देखा कि जब पुरापाषाण काल की बात थी तो बड़े बड़े बृहद उपकरण उपयोग करता था, लेकिन यहाँ पे अब क्या करेगा, जो औजार होंगे उसके कैसे होते जाएंगे, छोटे होते जाते हैं। फिर क्या बोलता है, भारत में सर्वप्रथम मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य विंध्य क्षेत्र के CL कार्लाइल ने खोजे। तो जो आपका मध्य पाषाणकालीन है उसके जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो विंध्य क्षेत्र से कौन थे, CL कार्लाइल ने खोजे। कब, 1867 में थे।
आपने क्या देखा कि जो आपका पूरा पाषाण काल था उसके जो साक्ष्य थे वो कब मिले थे, 1858 में मिले थे, और इसके साक्ष्य कब मिल रहे हैं, 1867 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह उपकरण लघु आकार के थे जो इस युग की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, माइक्रोलिथिक, इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथिक, ये भी याद रखिएगा, एक वर्ड है, अगर पूछ देता है कि माइक्रोलिथिक वर्ड किस से संबंधित है तो याद रखिएगा माइक्रोलिथिक। ठीक है, जो लघु आकार के उपकरण थे, तो जो लघु आकार के उपकरणों की विशेषता है वो किस युग की है, आपकी मध्य पाषाण युग की, ये आपको याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आदमगढ़ जिला होशंगाबाद भारत के प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थलों में से एक है। जो आदमगढ़ है ये कहाँ पर है, सबसे पहली बात तो आदमगढ़ कहाँ है, जिला होशंगाबाद में, याद रखिएगा। आदमगढ़ कहाँ है, जिला होशंगाबाद में। भारत के प्रमुख मध्यकालीन स्थलों में से एक है। यहाँ की प्रमुख विशेषता यह है कि गुफा शैल चित्र हैं। यहाँ पर कैसे हैं, गुफा में शैल चित्र हैं जो प्रागैतिहासिक काल के हैं। ठीक है, इसके अलावा आरबी जोशी ने 1964 ईस्वी में आदमगढ़ जलाशय के निकट से 25,000 के लगभग लघु पाषाण उपकरण खोजे। यहाँ पर कितने, लगभग कब, 1964 में, तो किसके द्वारा, आरबी जोशी के द्वारा। आरबी जोशी के द्वारा 1964 में लगभग 25,000 के लगभग लघु उपकरण यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में पशुपालन का पहला साक्ष्य यहीं से मिला है। अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश में पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आंसर क्या होगा, आदमगढ़ जिला होशंगाबाद, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है, आदमगढ़ जिला होशंगाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मानव शव के साथ श्वान को दफनाने का भी साक्ष्य है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो मानव है उसके साथ साथ में किसको दफनाया गया था, श्वान। ठीक है, सबसे पहले श्वान को ही पशु के रूप में पाला गया, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मानव शव था उसके बगल में श्वान को वहाँ पर दफनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो भारत में मानव उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य, ये हम पहले से ही आपको बता चुके हैं, जिसको हाईलाइट किया गया है कि भारत में मानव उपस्थिति का प्रथम साक्ष्य हथनौरा जिला सीहोर नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये लगभग 5 लाख से लगभग 2.5 लाख वर्ष पुराना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है ये क्वेश्चन कि भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो क्या बताएंगे आप, हथनौरा जिला सीहोर, याद रखिएगा। खोजकर्ता कौन था, अरुण साकलिया। कौन थे, अरुण सोनकिया। और कब किया इन्होंने, 1982 में। तो 1982 में किसके द्वारा, अरुण सोनकिया के द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं भीमबेटका की। भीमबेटका अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि भीमबेटका जो है वो कहाँ पर स्थित है, आपका जिला रायसेन में। यह पूरा पाषाण के साथ मध्य पाषाण बस्ती भी रही है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल में तो लोग थे ही, लेकिन यहाँ पे जो बसावट थी वो मध्य पाषाण काल में भी थी। ठीक है, यहाँ से मानव अंत्येष्टि का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पर क्या था, जो मनुष्य है उसके अंत्येष्टि का यहाँ से साक्ष्य मिलता है। तो अगर आपसे पूछता है कि मनुष्य के अंत्येष्टि का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो क्या बताएंगे, भीमबेटका रायसेन। फिर बाघ जिलाधार, बाघिन नदी तट पर बाघ की गुफाएं हैं। आपने कई बार सुना होगा बाघ की गुफाएं, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, जिलाधार में। सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं, जिलाधार में। जैसे भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में, उसी तरह बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, जिलाधार में। बाघिन नदी के तट पर, किस नदी के तट पर है, बाघिन नदी के तट पर स्थित बाघ की गुफाओं के निकट भी लघु पाषाण और नवपाषाण कालीन उपकरण मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके लघु पाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन उपकरण यहाँ से देखे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है बाकी गुफाएं कहाँ पर हैं, तो धार में है। यहाँ से किसके साक्ष्य मिलते हैं, नवपाषाण कालीन और लघु पाषाण कालीन। ठीक है, जिसको मध्य पाषाण काल भी बोलते हैं। अब बात आ जाती है नवपाषाण काल की। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। ठीक है, चलिए अब नियोलिथिक एज के बारे में हम देखते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है सबसे पहले उसको देख लीजिए। तो 7,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का जो समय है उसको
हम नवपाषाण काल मानते हैं। ठीक है, 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। इसके अलावा नवपाषाण युग भारत की तरह मध्य प्रदेश में भी 2000 साल बाद 7000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। नव जो पाषाण काल है वो आपके जो मध्य प्रदेश है उसमें 2000 साल बाद लगभग कब से 7000 ईसा पूर्व के आसपास से शुरू होता है। ठीक है, इसके प्रमुख लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख लक्षणों में क्या था? कृषि क्या हो गई थी? प्रारंभ हो गई थी। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, हमारा मनुष्य जो था वो कैसे था? खाना बदोश था। फिर उसने पशुपालन स्टार्ट किया। अब जब नवपाषाण काल आता है तो मनुष्य क्या करता है? कृषि करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए कृषि बस्तियां आपको देखने को मिलेगी। और अब जब उपकरण मिलेंगे वो आपको एकदम परिष्कृत उपकरण मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख उपकरणों में आपका क्या क्या होता है? पाषाण औजार होते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें क्या होते हैं? पाषाण औजार। इसके अलावा अस्थि औजार होते हैं, मतलब हड्डियों से बने हुए। कुल्हाड़ी, खुरपी, छेनी, वेधनी, कुदाल, हथौड़ा एवं मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब जब नवपाषाण काल आया तो आपको बहुत सारे उपकरण देखने को मिल जाएंगे। पत्थरों के, इसके अलावा हड्डियों के भी औजार बनाए गए थे। इसके अलावा कुल्हाड़ी जो होती है, खुरपी, छेनी, वेधनी, कुदाल, हथौड़ा, ये सारे उपकरण आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ में नवपाषाण काल में मिट्टी के भी बर्तन बनाए जाने लगे थे। तो ये याद रखिएगा कि मिट्टी के बर्तन बनना कब से स्टार्ट होते हैं? कब से स्टार्ट हो जाते हैं? आपके नवपाषाण काल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल, श्यामला हिल्स, मनु आभान टेकरी, नेवेरी गुफा, यहाँ से खांचेदार क्रोड, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो श्यामला हिल्स, इसके अलावा मनुआभान टेकरी, नेवरी गुफा, यहाँ से खांचेदार क्रोड जो लघु उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बैरागढ़ से, ठीक है, अर्धचंद्राकार व समलंब आकृति के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बैरागढ़ से भी आपके अर्धचंद्राकार और समलंब आकृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं नर्मदा, जबलपुर। जबलपुर में भेड़ा घाट, लमेटा घाट, तिलवाड़ा घाट से मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तो नर्मदा नदी के घाट हैं, भेड़ा घाट हो गया, लमेटा घाट हो गया और तिलवाड़ा घाट हो गया। इन घाटों से मानव बस्तियों को साक्ष्य मिले हैं। और आपको तो याद भी होगा कि जो तिलवाड़ा घाट है यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियों को विस्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीवा का पठार, सोन नदी घाटी, बनास घाटी, महान नदी घाटी, इतर पहाड़ से औजार प्राप्त हुए। मतलब सोन नदी हो गई, बनास हो गई, महान हो गई, इन सभी नदियों की घाटियों से जो है वो आपके नवपाषाण कालीन औजार प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा चचाई प्रपात, गोविंदगढ़ तालाब से लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो आपका चचाई जलप्रपात है, इसके अलावा जो गोविंदगढ़ का तालाब है, यहाँ से भी आपको नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। फिर हम बात करते हैं दमोह की। संग्रामपुर घाटी से उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो दमोह में हमको कहाँ से मिलता है? संग्रामपुर घाटी से। ठीक है, तो दमोह में हमें नवपाषाण कालीन उपकरण कहाँ से मिलेंगे? आपके संग्राम घाटी से। अब हम बात करते हैं गुहा चित्र या शैलाश्रय की। ये गुहा चित्र और शैलाश्रय क्या होते हैं इनके बारे में देखें। मध्य प्रदेश में, भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले शैलाश्रयों की संख्या सर्वाधिक है। ऐसा माना जाता है कि भारत में जो है सबसे ज्यादा जो शैलाश्रय हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चित्रित शैलाश्रय, अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे शैलाश्रयों की जिनमें चित्र पाए जाते हैं। जैसे होशंगाबाद में सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, रायगढ़, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, पूर्व निवाड़, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, दमोह, पन्ना, नरसिंहपुर जिलों एवं सिवना नदी के पास जो होते हैं चित्रित शैलाश्रय पाए जाते हैं। इसके अलावा लाल सफ़ेद, काले, नीले, पीले रंग का उपयोग यहाँ पर किया जाता था। यहाँ पे जो आपके चित्र प्राप्त होते हैं उसमें जनरली आपका लाल हो गया, सफ़ेद हो गया, काला, नीला और पीले रंग का उपयोग किया जाता था। इनमें पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों की लड़ाई, मानवों का पारस्परिक युद्ध, पशुओं की सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु संचय और घरेलू उपकरण संबंधी दृश्य हैं।
यहाँ पे जो आपको चित्र प्राप्त होते हैं उसमें आपको मैक्सिमम पशु पक्षियों के चित्र मिलेंगे। इसके अलावा पशु पक्षियों का शिकार करते हुए, मानव की लड़ाई करते हुए, मानवों का जो पारस्परिक युद्ध होता था, ठीक है। इसके अलावा पशुओं की सवारी करते हुए, गीत गाते हुए, या तो नृत्य करते हुए, पूजन करते हुए, या तो मधु का संचय करते हुए, या फिर जो घरेलू जीवन यापन था उससे संबंधित चित्र आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सांकलिया का मानना है यह सारे चित्र लगभग 1.5 लाख वर्ष पुराने हैं। उनका मानना है कि ये जो चित्र हैं वो लगभग कितने वर्ष पुराने हैं, 1.5 लाख वर्ष पुराने हैं। चलिए हम कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सामग्रियों को देखते हैं। महादेव पिपरिया, तो सबसे पहली बार महादेव पिपरिया कहाँ पर है, नर्मदा घाटी में, ठीक है। और यहाँ से 860 औजार प्राप्त हुए हैं, ये हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। इसके अलावा हथनौरा, हथनौरा मैंने बताया कि नर्मदा मानव यहाँ से मिला था, ठीक है। हथनौरा ये कहाँ पर है, जिला सीहोर में, नर्मदा घाटी क्षेत्र ही है। और यहाँ पे नर्वदेव शीश मानव की खोपड़ी मिली है, ठीक है। नर्वदेव शीश, ठीक है। नर्वदेव शीश या नर्वदेव शीश यहाँ पे मानव की खोपड़ी मिली है, मतलब उसका नाम रखा गया। अगला है मंदसौर। मंदसौर में क्या है, चंबल घाटी है, और यहाँ से क्या मिलते हैं, ब्लेड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ब्लेड्स मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा भीमबेटका, ये कहाँ पर है, रायसेन में, और ये किसकी घाटी है, नर्मदा घाटी है। और यहाँ से क्या क्या मिले हैं, आपके ब्लेड उपकरण मिले हैं। इसके अलावा शैलाश्रय मिले हैं, ठीक है। तो भीमबेटका से अभी हम पढ़ के आ रहे हैं एक शैलाश्रय, ठीक है। तो भीमबेटका में शैलाश्रय और साथ में हमको क्या मिलते हैं, ब्लेड उपकरण देखने को मिलते हैं। फिर आता है आदमगढ़। आदमगढ़ है कहाँ पर, होशंगाबाद में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद में स्थित है। और यहाँ में 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। कितने, 25,000। तो यहाँ पर आपको 25,000 उपकरण देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो 25,000 लघु उपकरण यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जुरासिक युग में मध्य प्रदेश। अभी तक हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे जुरासिक युग, ठीक है। जुरासिक युग कब से माना जाता है, 200 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व। जो 200 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व का जो समय है उसको क्या माना जाता है, जुरासिक युग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह जो युग है वो डायनासोर से संबंधित था, जिसमें जनरली आपके शाकाहारी डायनासोर पाए जाते थे, ठीक है, जुरासिक युग में। मध्य प्रदेश में जबलपुर से सर्वप्रथम 1828 में तथा धार जिले से डायनासोर के जीवाश्म और अंडे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो डायनासोर है उसके अंडे और जीवाश्म कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, तो पहला आपका जबलपुर से और दूसरा धार से। इन दो स्थानों से जो है आपके डायनासोर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नर्मदा घाटी में डायनासोर हिस्ट्री देखते हैं हम। सर्वप्रथम कर्नल स्लीमन 1828 में जबलपुर के छावनी क्षेत्र से तथा 1982 में अशोक साहनी ने जबलपुर से डायनासोर के अंडों के जीवाश्म प्राप्त किए। तो अगर बात करता है कि मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में सबसे पहले डायनासोर के जीवाश्म किसके द्वारा खोजा गया, तो कर्नल स्लीमन के द्वारा। कब खोजा गया, 1828 में। इसके अलावा कहाँ से, आपका जो अशोक साहनी है उनके द्वारा भी 1982 में जो है जीवाश्म खोजे गए थे। राजा सौरस, ये कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। राजा सौरस एक मांसाहारी डायनासोर था, ठीक है। ये राजा सौरस मांसाहारी डायनासोर की प्रजाति थी और इसके जीवाश्म जो है लगभग 1982 से 84 के बीच में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, जिसे हम GSI बोलते हैं, के वैज्ञानिक श्री सुरेश श्रीवास्तव के द्वारा, किसके द्वारा खोजा गया था, श्री सुरेश श्रीवास्तव के द्वारा लमेटा के पहाड़ियों में खोजा गया था। तो अगर आपसे पूछता है कि जो आपका राजा सौरस है इसका संबंध निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों से है, तो सबसे पहले आप बताएंगे
कि कहाँ से है, लमेटा जो पहाड़ियाँ, लमेटा की पहाड़ियाँ जो आपकी नर्मदा के घाट में है, ठीक है, जबलपुर में, उससे संबंधित है। इसका खोज किसके द्वारा की गई थी? सुरेश श्रीवास्तव के द्वारा की गई थी। अगर आपसे ये पूछता है कि राजासौरस क्या है, तो राजासौरस क्या है? एक मांसाहारी डायनासोर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1988 में डॉक्टर संजय चटनीच ने जबलपुर की शिमला एवं सुपाताल पहाड़ी से डायनासोर जीवाश्म एवं कंकाल प्राप्त किए। बाद में 1988 में शंकर जो चटनीस थे, उन्होंने जबलपुर में ही शिमला एवं सुपाताल की जो पहाड़ी है वहाँ से जो डायनासोर उसके कंकाल प्राप्त करते हैं। 13 अगस्त 2003 को नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात के महासागर जिले में राहोली नामक स्थान से डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म प्राप्त हुए। तो हाल ही में आपका 2003 की अगर बात करें तो 13/2003 को नर्मदा घाटी क्षेत्र का जो गुजरात अंतर्गत क्षेत्र आता है, जो क्या है आपका महासागर जिला, ठीक है, यहाँ से करौली नामक स्थान से डायनासोर के जो नई प्रजाति उसके भी जीवाश्म मिले हैं। अब बात करते हैं मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति। जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी उसका मालवा में विस्तार क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें। मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण संस्कृति जोरबे संस्कृति का भाग होकर भी उससे श्रेष्ठ थी। मालवा में वृषभ मूर्तियां पर्याप्त मिली हैं। तो सबसे पहली बात अगर बात करता है कि जो मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण संस्कृति थी उसका संबंध किससे था, तो आप क्या बताएंगे? जोरबे संस्कृति। ठीक है, और जोरबे संस्कृति है कहाँ की? महाराष्ट्र की है। ठीक है, तो जोरबे संस्कृति कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। और जो मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण संस्कृति उसका संबंध किससे है? जोरबे संस्कृति से। ठीक है, फिर मालवा में वृषभ मूर्तियां प्राप्त हुई है। ऐसा जो आपका मालवा है वहाँ पे किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई? वृषभ, बैल। ठीक है, बैल की मूर्तियां बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई हैं। ठीक है, SD साकलिया एवं BS वाकड़कर मालवा कल्चर को प्रकाश में लाए। मतलब जो मालवा का कल्चर है उसको प्रकाश में लाने का, मतलब सबके सामने लाने का, उस पर खोज करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया गया? आपका SD साकलिया और BS वाकड़कर के द्वारा। इसका प्रमुख स्थल क्या है? कायथा। तो अगर आपसे पूछता है मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कायथा। कायथा जो है वो ताम्रपाषाण संस्कृति का एक स्थान है। इसकी खोज 1964 में BS वाकड़कर के द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? BS वाकड़कर के द्वारा। कब की गई? 1964 में की गई। चलिए हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। मालवा के विभिन्न स्थलों से भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि भूरे रंग के मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे? मालवा क्षेत्र से। इन मृदभांडों का अलंकरण ऊपरी आरेख और चिपकाव विधि द्वारा काले एवं गुलाबी रंग से किया गया है। तो अगर आपसे पूछता है कि ऊपरी आरेख और चिपकाव विधि द्वारा काले व गुलाबी रंग के जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? मालवा क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? मालवा क्षेत्र से। किस विधि का उपयोग किया गया है? ऊपरी आरेख और चिपकावा विधि का। ठीक है, इसे मालवा की मृदभांड परंपरा कहा जाता है। इसे क्या माना जाता है कि ये कहाँ की परंपरा है? मालवा की मृदभांड परंपरा है। यहाँ के निवासी गृह निर्माण में मिट्टी और बांस का प्रयोग करते थे। यहाँ के जो निवासी थे वो अपना घर बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? मिट्टी का उपयोग करते थे और बांस का उपयोग करते थे। ठीक है, इस संस्कृति का आर्थिक ढांचा ग्राम प्रधान था। मतलब इस समय का जो आर्थिक स्थिति वो कैसी थी? ग्राम प्रधान थी। ठीक है, संस्कृति जो थी वो कैसी थी? आर्थिक ग्राम प्रधान थी। यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य कृषि एवं पशुपालन था। जो ताम्रपाषाण था उस समय का जो प्रमुख कार्य था, जो व्यवसाय था, वो क्या था? कृषि और पशुपालन था। SD साकलिया के अनुसार संस्कृति की तिथि जो है वो 1000 से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी उसका जो समय था वो कितना था? 1000 से 500 ईसा पूर्व था। जबकि रेडियो कार्बन के अनुसार, जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो उसके अनुसार माना जाता है 1700 से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है,
तो रेडियो डेटिंग के अनुसार आपका क्या होता है, कार्बन डेटिंग के अनुसार आपका कितना बताया जाता है 1700 से 1200 ईसा पूर्व, जबकि जो एच.डी. साकलियाँ हैं उनके द्वारा कितना बताया जाता है 1000 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक थी आपकी बातें। अब चलिए आगे की जो चीज़ें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।